So what's up guys, welcome back to our channel. I hope that you all are doing extremely great and आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज है हमारा इकोनॉमिक्स का पहला लेक्चर और हम लोग शुरू करने वाले हैं अपने मनी एंड बैंकिंग वाले यूनिट से। एंड मैं आपको बता दूं एक बार कि हम लोग संदीप कर को रेफ़र करेंगे जो ऑलमोस्ट सारी स्कूल्स में यूज़ होती है, बट मैं एनसीईआरटी को भी साइड बाय साइड कराऊंगा क्योंकि सीयूईटी में मोर और लेस एनसीईआरटी का ही सिलेबस ज़्यादा मैच करता है। बट हाँ, हम लोग बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से भी करेंगे एंड सीयूईटी तो हो ही जाएगा फिर अगर बोर्ड्स के कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे तो। ठीक है, सो वी विल स्टार्ट विद मनी। एंड मैंने ये चैप्टर इसलिए उठाया है क्योंकि ये काफ़ी प्रैक्टिकल चैप्टर है एंड आराम से आपको समझ में आएगा सभी को। सो यस, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। सो आज हम लोग पढ़ेंगे मनी के बारे में। वी विल डिस्कवर द वर्ल्ड ऑफ मनी, इट्स मीनिंग, ओरिजिन क्या क्या है इसका, इम्पोर्टेंस देखेंगे और तो रोल देखेंगे इन मॉडर्न इकोनॉमिक्स। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारे आज के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होने वाले हैं। सो सबसे पहले हम लोग डिफाइन करेंगे कि मनी है क्या, एक्सप्लेन करेंगे कि उसका एवोल्यूशन कैसे हुआ फ्रॉम बार्टर टू मॉडर्न सिस्टम्स, ऑलराइट। एंड देन हम लोग देखेंगे कि आइडेंटिफाई करेंगे और तो और एक्सप्लेन करेंगे कि क्या क्या लिमिटेशंस थी बार्टर सिस्टम की और क्यों वो फेल हो गया। ठीक है, एंड देन हम लोग करेंगे डिस्क्राइब करेंगे प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ मनी इन एन इकोनॉमी। देन वी विल डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मनी, जैसे कि लीगल टेंडर हो गया, ऑप्शनल मनी हो गया या फिर नॉन लीगल टेंडर मनी हो गया। ओके, एंड देन वी विल एनालाइज द कंपोनेंट्स एंड मेजरमेंट्स ऑफ मनी सप्लाई फ्रॉम M1 till M4। सो लेट्स स्टार्ट विद क्या है मनी, व्हाट एक्चुअली इज़ मनी। सो भाई मनी क्या है? मनी पैसा ही तो है ना। मनी इज़ एनीथिंग दैट इज़ जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज का क्या मतलब होता है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज का एक बहुत ही सिंपल्स और लेमैन शब्दों में मैं अगर आपको बताऊं तो उसका मतलब यही होता है कि भाई कोई मना नहीं कर सकता मनी को, क्योंकि अगर मनी नहीं होगी तो फिर हम लोग अपना जो ट्रांजैक्शन है वो कैसे करेंगे, है ना। अगर मनी होगी तभी जो हमारा ट्रांजैक्शन है वो फुलफ़िल हो पाएगा, कंप्लीट हो पाएगा और हम तभी तो कोई चीज़ खरीद पाएंगे ना, वरना बिना पैसे को तो कोई कैसे ही कोई चीज़ खरीद सकता है, राइट। सो मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब यही है कि जो मनी है वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। ठीक है, उसको कोई मना नहीं कर सकता है कि नहीं आप मुझे मनी मत दो, आप मुझे कुछ और चीज़ से पेमेंट कर दो, आप मुझे बार्टर सिस्टम से कर लो, है ना। ऐसा नहीं होगा। एंड देन वी हैव अ मेजर ऑफ वैल्यू। मेजर ऑफ वैल्यू का क्या मतलब है कि एक कॉमन डिनोशन है मनी के पास। एंड फॉर एन एग्जांपल इंडिया में क्या है? इंडिया में इंडियन रुपीज़। एंड देन वी हैव अ स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू का क्या मतलब है? स्टोर ऑफ वैल्यू का बहुत ही ईजी सा मतलब है कि हम लोग जो अपनी वेल्थ है उसको स्टोर करके रखते हैं। और कैसे स्टोर करके रखते हैं कि भाई सेविंग्स हो गई, हमने सेव कर लिया, अपने जो अर्निंग हुई है ना, वो हो गया स्टोर ऑफ वैल्यू। एंड अ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट का क्या मतलब है? इसका भाई यही मतलब है कि जैसे फॉर एन एग्जांपल मैंने लोन ले लिया कि अब मैं उसको बाद में चुका दूंगा। फॉर एन एग्जांपल मैं गया बैंक, मैंने बोला कि मुझे 20 लाख का लोन चाहिए, तो उन्होंने फिर कोलैटरल के बेसिस पे मुझे प्रोवाइड कर दिया 20 लाख का लोन। एंड देन मैं धीरे धीरे EMI के थ्रू, किस्तों के थ्रू उसको मैं रीपे करता जाऊँगा जितना भी टाइम पीरियड होगा उसका, जैसे 10 साल, 15 साल, 12 साल, ऑलराइट। सो यही है। एंड एक छोटा सा एक नोट भी है कि दिस मीन्स मनी इज़ एनी आइटम और वेरीफाइबल रिकॉर्ड दैट इज़ जनरली एक्सेप्टेड एज पेमेंट फॉर गुड्स, सर्विसेज एंड रीपेमेंट ऑफ डेब्ट्स। एंड देन आता है हमारा ओरिजिन कैसे हुआ मनी का। तो क्या है ना गाइस कि क्या होता है कि हर एक चीज़ का एक ओरिजिन होता ही होता है। ह्यूमंस का एक, जैसे हर एक चीज़ इवॉल्व होती है थ्रू टाइम, जैसे कि ह्यूमंस इवॉल्व हुए, एनिमल्स इवॉल्व हुए, वैसे ही हमारी मनी भी इवॉल्व हुई है। या फिर हम लोग कहते हैं कि भाई उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है। तो मनी का ओरिजिन हुआ था हमारे बार्टर सिस्टम से। बहुत पहले चलता था बार्टर सिस्टम, राजा महाराजाओं के टाइम पे, ऑलराइट। सो क्या होता था कि भाई बार्टर सिस्टम में C2C इकॉनमी होती थी। C2C इकॉनमी का क्या मतलब हुआ? कमोडिटी टू कमोडिटी, यानी कि एक गुड के बदले में मैं दूसरा गुड सैक्रिफाइस कर दे रहा हूँ या फिर मैं आपको दे रहा हूँ अपने भलाई के लिए। ठीक है, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल मैं कारपेंटर हूँ और मैंने फर्निश्ड फर्नीचर
प्रोड्यूस करा है एंड आपके पास वेजिटेबल्स हैं एंड आई एम इन नीड ऑफ वेजिटेबल्स, और आपको क्या चाहिए, आपको फर्नीचर चाहिए। तो आप आए मेरे पास और आपने कहा कि ठीक है लेट्स एक्सचेंज देम, अपना गुड हम लोग एक्सचेंज करते हैं। एंड हमने एक्सचेंज किया, देन हमारा क्या हुआ, हमने बार्टर सिस्टम को फॉलो किया, ऑलराइट। एंड देन हमारा अर्ली फॉर्म्स इंक्लूडेड कमोडिटी मनी लाइक शेल्स, बीड्स एंड मेटल्स। अगर आप लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हो देन आप लोग रिलेट कर पा रहे होगे कि मैं क्या, यहाँ पे एक पॉइंट है उसको, है ना। देन हमारा CVT के पर्सपेक्टिव से एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि फर्स्ट कॉइन्स अपीयर्ड अराउंड 600 BCE इन मॉडर्न तुर्की। ये अच्छे से कर लेना आ सकता है। एंड देन वी हैव व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ मनी इन सोसाइटी। मेरा ये पर्सपेक्टिव है कि भाई जो मनी है ना, दैट इज़ लाइक द बैकबोन ऑफ एनी इकॉनमी। जितना इनफ्लो है मनी का, उतना ही ज़्यादा डेवलप्ड है वो नेशन, ऑलराइट। सो क्या होता है, जैसे ट्रेड एंड कॉमर्स होता है, उसमें बहुत पैसा खर्च होता है। जो हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए पॉलिसीज़ बनाती है, या फिर आप मान लो सब्सिडीज़ हो गई, ये सब हो गया, उसमें भी हमारा मनी का ही यूज़ होता है, ठीक है। एंड हमारा फिर डिवीज़न ऑफ लेबर वगैरह हो गया कि अलग अलग स्लैब्स में बटे हुए हमारे वर्कर्स, राइट, कि भाई अपर डिवीज़न ऑफ लेबर्स भी है हमारे में। एंड क्या हो गया इसमें, जैसे जो गवर्नमेंट के जो वर्कर्स हैं एंड वो सब है ना। जैसे कि अगर कोई जैसे पहले तो पेंशन भी आती थी, जो लोग सरकारी नौकरी से रिटायर होते थे, राइट। एंड देन इट ऑल्सो सर्व्स एज फाउंडेशन फॉर मॉडर्न फाइनेंशियल सिस्टम्स। एंड नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर, दैट इज़ द बार्टर सिस्टम। एंड ये पक्का से आएगा आपके बोर्ड्स में, सो अच्छे से करना। प्री बोर्ड्स में भी आ सकता है, CVT में भी आ सकता है। सो क्या कहता है बार्टर सिस्टम? बार्टर सिस्टम में यही है कि एक C2C इकॉनमी होती है, जिसमें हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज का डायरेक्ट एक्सचेंज करते हैं, मनी नहीं होता है उसमें, ठीक है। तो यहीं पर मैंने ये भी लिखा है कि द बार्टर सिस्टम इज़ अ मेथड ऑफ एक्सचेंज वेयर गुड्स और सर्विसेज आर डायरेक्टली एक्सचेंज्ड फॉर अदर गुड्स और सर्विसेज विदाउट यूजिंग मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ऑलराइट। फिर है दिस रिप्रेजेंट्स द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रेड दैट प्रीडेट्स मॉनेटरी सिस्टम्स एंड वॉज द प्राइमरी मेथड ऑफ इकोनॉमिक एक्सचेंज इन अर्ली सिविलाइजेशंस। यहाँ पे बेसिकली मैंने सिविलाइजेशंस की बात कर ली है कि आप जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन, मोहनजोदारो का भी था, राइट। तो उसमें हर जगह बार्टर सिस्टम का कहीं ना कहीं यूज़ था, ओके। एंड देन वी हैव डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स। कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स क्या हो गया कि मान लो कि मैं कारपेंटर ही हूँ, ठीक है, मैंने फर्नीचर प्रोड्यूस करा एंड मुझे वेजिटेबल्स चाहिए, एंड आप पे वेजिटेबल्स हैं एंड आपको फर्नीचर चाहिए, तो हम लोगों ने एक्सचेंज कर लिया, एक डायरेक्ट एक्सचेंज अकर हो गया, तो हमारे हो गए डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स। हाउ एवर दिस इज ऑल्सो लिमिटेशन ऑफ द बार्टर सिस्टम, ठीक है। एग्जाम्पल्स हम लोग देख लेते हैं बार्टर सिस्टम के कुछ, कि अ फिशर ट्रेडिंग फिश फॉर फार्मर्स वेजिटेबल्स, अ पॉटर एक्सचेंजिंग क्ले पॉट्स फॉर टेक्सटाइल्स, अ कारपेंटर ट्रेडिंग फर्नीचर फॉर लाइफ स्टॉक, ठीक है। एंड अब आता है हमारा लिमिटेशंस ऑफ बार्टर सिस्टम। लिमिटेशंस क्या क्या हैं बार्टर सिस्टम की? तो सबसे पहली लिमिटेशन आती है हमारा डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स। क्या है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स? जो हमने अभी बताया वही ही है और कुछ नहीं है, ठीक है। कि यही है कि भाई बोथ पार्टीज मस्ट वांट व्हाट द अदर हैज़ टू ऑफर। मान लो मैं कारपेंटर हूँ और मेरे पे फर्नीचर रखा है एंड मुझे वेजिटेबल्स चाहिए, बट आप पे वेजिटेबल्स नहीं है, आप पे फ्रूट्स हैं, बट आपको जो है फर्नीचर ही चाहिए, तो क्या बार्टर सिस्टम हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो इसलिए एक लिमिटेशन है, क्योंकि इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट टू फाइंड समवन जिसको ना वही सेम चीज़ चाहिए हो जो मेरे पे है एंड मुझे वो चीज़ चाहिए हो जो उस पे है ना। आप समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अगर कुछ ना समझ में आए तो आप पूछ लेना, कमेंट डाउन कर देना, ओके। एंड देन वी हैव लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। हम लोग कैसे, कुछ मेजर ऑफ वैल्यू है क्या? नहीं है। जैसे अगर मैं लेमैन्स में आपको लेमैन उसमें बताऊँ टर्म में, तो क्या हुआ इसका मतलब कि फॉर एन एग्ज़ाम्पल हम लोग, मुझे जैसे दूध चाहिए तो मैं दूध को किस यूनिट में मेजर करूँगा? लीटर्स में। एंड अगर मुझे मान लो सब्ज़ी चाहिए कोई, तो फिर मैं उसको कैसे, किस यूनिट में मेजर करूँगा? ग्राम्स या फिर केजीज़ में, है ना। तो वैसा ही है, इसमें हमारा कोई भी कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू नहीं है, क्योंकि आप ये बता सकते हो कि कितने बनानाज इक्वल टू 1 काउ? नो, राइट। सो यस, वही है। एंड देन वी ऑल्सो हैव लैक ऑफ स्टैंडर्ड फॉर डिफर्ड पेमेंट।
हम लोग नहीं अरेंज कर सकते हैं फ्यूचर पेमेंट्स, ठीक है, क्योंकि भाई फॉर एग्जांपल बोरिंग टुडे एंड रीपेइंग लेटर बिकम्स कॉम्प्लिकेटेड, ऐसा हो ही नहीं सकता है बार्टर सिस्टम में. एंड देन वी हैव लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, कि मैनी गुड्स आर परेशेबल का मतलब है भाई जल्दी ख़राब हो जाते हैं, फिर जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, और डिफ़िकल्ट टू स्टोर. अब मान लो लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू का क्या मतलब होता है कि मैं अपनी वेल्थ को स्टोर करके रख रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं अपनी वेल्थ को कैसे स्टोर करके रखूँगा, नहीं कर पाऊँगा. जैसे कि मेरे पे वेजिटेबल्स हैं, वही मेरी वेल्थ है, तो मैं कैसे कर पाऊँगा उसको स्टोर, नहीं कर पाऊँगा, ख़राब हो जाएगा वो. ओके. एंड अब आता है हमारा फंक्शंस ऑफ मनी, कि मनी के क्या क्या मेन फंक्शंस हैं. तो 2 फंक्शंस होते हैं एंड देन उसको डिवाइड कर देते हैं फर्दर 2 सब पार्ट्स में. पहला है हमारा प्राइमरी फंक्शन, सेकंड है हमारा सेकेंडरी फंक्शन. प्राइमरी फंक्शन में आता है हमारा मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजर ऑफ वैल्यू. सेकेंडरी फंक्शन में आता है हमारा स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट एंड स्टोर ऑफ वैल्यू. मीडियम ऑफ एक्सचेंज का क्या मतलब हो, जैसे मैंने आपको पहली स्लाइड में बताया था कि इसका कुछ भी मतलब नहीं है कि ये भाई बाइंग एंड सेलिंग से रिलेटेड है अपना, कि मनी फैसिलिटेट्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एलिमिनेटिंग द नीड फॉर डबल कोइंसिडेंस ऑफ फंड्स इन अ बार्टर सिस्टम. यानी कि अगर मनी, जो हमारा मनी है, दैट एक्ट्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, वो बीच का बिच्छू कहते हैं ना, वही है हमारा मनी. क्योंकि अगर फॉर एन एग्जांपल मैं एक कंज्यूमर हूँ और आप एक सेलर हो, मैं आपके पास आया कि भाई मुझे 20 रुपये, मुझे 25 रुपीज़ वाले चिप्स चाहिए, तो आपने कहा कि ठीक है ये लो, तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं तो आपको पैसे ही दूंगा ना, एंड आप उसको डिनाई भी नहीं कर सकते हो. आप ये तो कह नहीं सकते ना कि नहीं मुझे डॉलर में आप कर दो पेमेंट, ऐसा नहीं होता ना, राइट. तो आप लोग समझ रहे होगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि क्यों है मनी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज, क्योंकि उसी के ही बदौलत जो प्रोसेस है, ट्रांजैक्शन होता है हमारा, सब उसी की ही बदौलत होता है. ओके. एंड देन वी हैव मेजर ऑफ वैल्यू. मेजर ऑफ वैल्यू का मतलब होता है कि जो मनी है वो एक्ट करता है एज अ कॉमन डिनोमिनेटर, मतलब कि हर एक मनी की, हर एक करेंसी की एक कॉमन डिनोमिनेशन है. जैसे कि इंडिया में है इंडियन रुपीज़, यूएस में है यूएस डॉलर्स, ठीक है, एंड यूके में है पाउंड, यूरोप में है यूरो, ठीक है. एंड मेकिंग कंपैरिजन एंड कैलकुलेशन ऑफ वैल्यूज पॉसिबल, यही था इसमें बस. एंड देन सेकेंडरी फंक्शन में आता है हमारा स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, यानी कि भाई मैंने फॉर एग्जांपल, वही सेम एग्जांपल, मैंने लोन ले लिया एंड मैं उसको किस्तों में मैं लौटाता रहूँगा, बैंक को रीपे करता रहूँगा किसी भी, जैसे एक सर्टन टाइम पीरियड में, बट मैं बाउंडेड हूँ उस सर्टन टाइम पीरियड में, कि फॉर एग्जांपल मुझे हर महीने इतना पैसा देना है तो देना ही है, ठीक है. एंड देन वी हैव स्टोर ऑफ वैल्यू. स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब है कि मैं अपनी वेल्थ को स्टोर करके रख सकता हूँ, ताकि भाई मान लो कि कोई, जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, कोविड-19 हिट करा था ना इंडिया को, बल्कि पूरे देश को ही. तो जैसे जिन लोगों ने पहले से अपनी वेल्थ को स्टोर करके रखा था, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई एज़ कम्पेयर टू दोज हु डिडंट स्टोर देयर वेल्थ, ठीक है. एंड जिन्होंने अपनी वेल्थ को स्टोर करके रखा, वही उनके काम भी आई इन ऑर्डर टू सस्टेन देयर बेसिक लाइफ नीड्स, है ना. आप समझ रहे हो कि मैं क्या कह रहा हूँ. एंड देन यहाँ पे मैंने आपको हर एक स्लाइड में थोड़ा सा इन डेप्थ बता रखा है कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज है क्या. मनी सर्व्स एज एन इंटरमीडियरी इन द एक्सचेंज प्रोसेस, making it possible to sell goods and receive something universally accepted that can later be exchanged for other goods. इसका मतलब ये है कि जो हमारी मनी है वो एक इंटरमीडियरी है, वो एक बीच का बिच्छू है बेसिकली ना हमारे एक्सचेंज प्रोसेस में. कि जैसे वही शॉपकीपर वाले, आप एक एग्जांपल ले लो, ओके, वही एक सेम एग्जांपल ले लो कि भाई अगर पैसा नहीं होगा तो फिर एक्सचेंज कैसे हो पाएगा, कि मान लो मुझे चिप्स खाने ही खाने, तो मैं कैसे खा पाऊँगा अगर मेरे पैसे नहीं हुए, राइट. तो यही था. एंड देन वी हैव हाउ मनी फैसिलिटेट्स ट्रांजैक्शंस. इट बेसिकली एलिमिनेट्स द नीड फॉर डबल कोइंसिडेंस ऑफ फंड्स. जो बार्टर एक्सचेंज में होता था हमारा डबल कोइंसिडेंस ऑफ फंड्स, वो यहाँ पे नहीं होता है. एंड क्यों नहीं होता है, क्योंकि अब हम लोग डायरेक्टली एक्सचेंज नहीं कर रहे हैं गुड्स, हमारे बीच में एक इंटरमीडियरी आ चुका है, दैट इज़ मनी. ओके. इट रिड्यूसेस ट्रांजैक्शन कॉस्ट एंड टाइम इन ट्रेड, देन क्रिएट्स अ यूनिवर्सल पेमेंट सिस्टम एक्सेप्टेड बाय ऑल. मनी को कोई मना थोड़ी कर सकता कि आप मान लो आप इंडिया में रह रहे हो, कोई आपको इंडियन रुपीज़ थोड़ी मना कर देगा कि नहीं भाई ये यहाँ पे नहीं चलता है. ऑफ कोर्स चलता है क्योंकि इंडिया है. एंड अब है हमारा प्राइमरी फंक्शन का दूसरा सब पार्ट, दैट इज़ मेजर ऑफ वैल्यू. व्हाट एग्जैक्टली इज़ मेजर ऑफ वैल्यू. जैसे मैंने आपको बताया था, हर एक करेंसी की एक कॉमन डिनोमिनेशन होती है
है ना, कि हम लोग उसको कैसे डिनोमिनेट करेंगे, हम लोग उसको क्या बुलाएंगे, क्या पुकारेंगे। इंडिया क्या हो गया, इंडियन रुपीज़, यूएस का हो गया यूएस डॉलर्स, एंड सो ऑन, ठीक है। एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड्स अ कंसिस्टेंट वे टू एक्सप्रेस द वर्थ ऑफ डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज। और मैं क्या कर सकता हूँ इससे, मैं हर एक गुड्स एंड सर्विसेज की वर्थ बता सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक शोरूम पे गया, मैंने 2500 का बैग देखा और एक 2000 का देखा, तो किसकी वर्थ ज़्यादा है? ऑफकोर्स 2500 वाले की ज़्यादा है। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगा कि आई होप दैट यू ऑल नो, बट मैं एक बार बता देता हूँ कि जो हमारा कंज्यूमर होता है, ही और शी इज़ रैशनल इन नेचर, ठीक है। मतलब वो अपनी नीड्स के हिसाब से ही हर एक चीज़ को खरीदेगा। एंड अगर उसको जैसे सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी, अगर उसे ऐसा लग रहा है कि उसे सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी, तो फिर नहीं खरीदेगा। एंड बजट ऑल्सो प्लेज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रोल इन रैशनलिज्म, ठीक है। मान लो कोई रैशन कंज्यूमर है एंड उसका बजट है, फॉर से मेरा बजट है, मेरा है 100 रुपीज़ का बजट है, एंड मुझे मोमोज़ खाने हैं, राइट। एंड मान लो कि एक जगह 80 के मिल रहे हैं, एक जगह 60 के मिल रहे हैं, तो मैं ऑफकोर्स 60 वाली लूँगा, क्योंकि मुझे थोड़ी फ़र्क पड़ रहा है कि मुझे तो भाई मोमोज से फ़र्क पड़ रहा है ना, क्योंकि मुझे मेरी वो नीड है। एंड 80 रुपये वाले में मुझे उतनी सेटिस्फैक्शन हो सकता है ना मिले जितना मुझे 60 वाला दे दे, राइट। एंड देन वी हैव हाउ मनी मेजर्स वैल्यू, इट प्रोवाइड्स अ कॉमन यूनिट ऑफ अकाउंट फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, इंडियन रुपीज़ है ना, समझ गए होगा आप। इनेबल्स प्राइस कंपैरिजन बिटवीन अनरिलेटेड आइटम्स, फैसिलिटेट्स इकोनॉमिक कैलकुलेशंस एंड अकाउंटिंग। एंड बेनिफिट्स क्या क्या हैं इसके, कि वो इट मेक्स कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक डिसीजन सिंपलर, इट अलाउज रैशनल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड ऑल्सो क्रिएट्स ट्रांसपेरेंसी इन मार्केट्स। मूविंग फॉरवर्ड, सेकेंडरी फंक्शन पे है हमारा स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। मनी सर्व्स एज अ स्टैंडर्ड डिफर्ड ऑफ पेमेंट व्हेन इट enables transactions where payment occurs after goods or services are delivered. फॉर एग्जाम्पल, मैं बैंक गया, मैंने इस बार 35 लाख का लोन मांगा क्योंकि मुझे गाड़ी चाहिए अपने लिए, ठीक है। तो अगर मेरे पे 35 लाख होते हैं तो मैं क्यों ही जाता बैंक पे, है ना। तो इसमें यही बता रहा है वो कि इट enables transactions where payment occurs after goods or services are delivered. बैंक ने मेरी नीड को डिलीवर कर दिया है, उसने 35 लाख मेरे अकाउंट में डाल दिए हैं, मुझे मिल चुका है लोन। अब मैं धीरे धीरे पर मंथ ईएमआई के थ्रू, किस्तों के थ्रू उसको पे करता जाऊंगा, ठीक है। तो मैं उसको इन फ्यूचर ही पे कर पाऊंगा, है ना। ऐसा तो है नहीं मैं जाती पे कर दूंगा 35 लैक्स, राइट। एंड देन एक नोट है कि दिस फंक्शन अलाउज पीपल टू बाय नाउ एंड पे लेटर, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। कॉमन एग्जाम्पल्स हो गए लोन्स फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, क्रेडिट कार्ड परचेजेस एंड इंस्टॉलमेंट प्लान्स, मॉर्टेज पेमेंट्स हो गए हमारे हाउसिंग के लिए, ओके। देन हमारी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी आती है कि मान लो कि भाई अब मैं क्या कर सकता हूँ, कैपिटल फॉर्मेशन हो गया, अब मैं इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ किसी के बिजनेस में, अपना खुद का स्टार्टअप खोल सकता हूँ। एंड मेरी परचेजिंग पावर इंक्रीज़ हो गई। पहले मेरी परचेजिंग पावर कम थी क्योंकि मेरे पास 35 लैक्स की कमी थी। अब मेरी परचेजिंग पावर बढ़ी है, मैं कार ले सकता हूँ, मैं घर ले सकता हूँ, राइट। मैं कुछ भी ले सकता हूँ, ओके। एंड अब हम लोग आते हैं स्टोर ऑफ वैल्यू पे। स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब मैंने आपको बता ही दिया था कि भाई स्टोर ऑफ वेल्थ ही मान लो आप, है ना, वही एक मतलब भी है उसका। मनी रिजर्व्स एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू व्हेन इट कैन बी सेव्ड, रिट्रीव्ड एंड एक्सचेंज्ड एट अ लेटर टाइम व्हाइल रिटेनिंग इट्स परचेसिंग पावर, राइट। एंड ये फंक्शन अलाउ करता है पीपल टू प्रिजर्व वेल्थ फॉर फ्यूचर यूज विदाउट सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ वैल्यू ओवर टाइम। क्या होता है, अगर मेरी वेल्थ है तो मैंने मान लो कुछ वेल्थ अपनी प्रिजर्व करके रख लिया है, तो ऐसा तो है नहीं ना कि इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। ओवर टाइम हो सकता है हो जाए, बट कम टाइम के स्पैन में बिल्कुल नहीं होगी। इट माइट अप्रिशिएट और डिप्रिशिएट, बट वो करेंसी किसी और रिस्पेक्टिव करेंसी के बेसिस पे या तो अप्रिशिएट होगी या तो डिप्रिशिएट होगी। बट अभी यहाँ के लिए कुछ नहीं होगा, मेरी वेल्थ एज इट इज़ रहेगी, ठीक है। एंड की कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारा ड्यूरेबिलिटी, कि मनी जो है डिटोरिएट नहीं हो सकती है। भाई पैसा है, सड़ तो नहीं सकता ना। प्रैक्टिकली स्पीकिंग सड़ सकता है अगर एक ही जगह पर रखा रहा है, बट अगर नहीं रखा रहा देन क्या होगा, नहीं होगा कुछ भी उसको। पेरिशेबल गुड्स की तरह जैसे हमारा एप्पल हो गया, वो ख़राब हो जाएगा। पोर्टेबिलिटी है, इट कैन बी ईजिली ट्रांसपोर्टेड एंड स्टोर्ड इन वेरियस फॉर्म्स, जैसे कि कैश रख लिया आपने अपने बैंक में डाल लिए पैसे, है ना। पोर्टेबिलिटी का मतलब यही कि आप उसको कहीं पे भी ईजिली कैरी कर सकते हो, कहीं पे भी रख सकते हो, ओके। एंड देन हमारा स्टेबिलिटी, इट मेंटेन्स रिलेटिवली स्टेबल वैल्यू कंपेयर टू मैनी कमोडिटीज़।
मूविंग फॉरवर्ड, दिस इज़ अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्वाइट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके इस चैप्टर का, दैट इज़ लीगल टेंडर मनी। लीगल टेंडर क्या होता है? लीगल टेंडर कोई सी भी ऐसी चीज़ होती है जो बाय लॉ एक्सेप्टेड होती है, ठीक है। एंड जैसे कि मनी ही है हमारा, वो बाय लॉ एक्सेप्टेड है, ठीक है। कोई इसको मना नहीं कर सकता है कि नहीं आप ये इंडियन रुपीज़ यहाँ पे नहीं चलेगा, है ना, ऐसा कुछ। तो लीगल टेंडर रिफर्स टू मनी दैट मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय लॉ फॉर पेमेंट ऑफ डेब्ट्स, टैक्सेस एंड अदर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस। मैं उससे अपने डेब्ट्स पे कर सकता हूँ, मैं टैक्सेस अपने पे कर सकता हूँ, और जो अदर मेरी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस हैं मैं वो भी फुलफ़िल अपनी कर सकता हूँ। एग्जांपल्स होगी यूरो नोट्स एंड यूरो कॉइन्स, इंडियन रुपी इन इंडिया। एंड अब आता है हमारा नॉन लीगल टेंडर मनी। नॉन लीगल टेंडर मनी इज़ द वाइस वर्सा ऑफ लीगल टेंडर मनी, यानी कि ऐसी फॉर्म ऑफ मनी विच इज़ नॉट एक्सेप्टेड बाय द लॉ, ठीक है। एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स फ्रॉम मर्चेंट टू मर्चेंट, इसलिए हम लोग इसको ऑप्शनल मनी भी कहते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो मर्चेंट है वो एक्सेप्ट ही करे वो मोड ऑफ पेमेंट, ठीक है। इसका क्या है मैं एक बार पढ़ देता हूँ। ऑल्सो नोन एज ऑप्शनल मनी, इट रिफर्स टू फॉर्म्स ऑफ मनी दैट आर एक्सेप्टेड बाय कन्वेंशन और एग्रीमेंट बट आर नॉट बैक्ड बाय लॉ फॉर ऑल ट्रांजैक्शंस। जैसे कि बैंक डिपॉजिट्स एंड चेक्स हो गया, वाइडली एक्सेप्टेड बट कैन बी रिफ्यूज्ड। अगर मैं किसी भी दुकान पे जाऊँ, मैं 20 रुपये के लिए चेक तो काट नहीं सकता, राइट। मैं कार्ड से पेमेंट तो कर नहीं सकता, है ना। इट डिपेंड्स ऑन मर्चेंट, राइट। एंड देन आप लोग फैम पे यूज़ करते होगे, एंड फैम पे इज़ ऑल्सो नॉन लीगल टेंडर मनी, ठीक है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि कहीं कहीं चलता है, कहीं कहीं नहीं चलता है, राइट। डिजिटल पेमेंट सर्विसेज होगी, पेपैल, वेनमो, ठीक है। एंड ये नीचे कंपैरिजन दिया है मैंने, कर लेना, पढ़ लेना, इट्स क्वाइट ईजी, आपको समझ आ जाएगा। अब हम लोग करते हैं व्हाट इज़ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई अगर मैं बिल्कुल ही लेमैन उसमें बात करूँ, बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन ये है इसकी कि कितना मनी हमारा सर्कुलेट हो रहा है एक इकॉनमी में, या फिर पब्लिक के पास कितना पैसा है, ठीक है। एंड इट इज़ ऑल्सो स्टॉक कंसेप्ट। मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा कि स्टॉक एंड फ्लो कंसेप्ट के बारे में, ये हमारा पहले चैप्टर में आएगा। सो आप लोगों को मैं बताता रहूँगा एज इट इज़, ठीक है। स्टॉक कंसेप्ट है क्योंकि इट इज़ कंसर्न्ड विद अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, राइट। एंड इसका यही मतलब है कि मनी हेल्ड बाय पब्लिक ओनली। मनी सप्लाई का आपके संदीप गर्भ में ये दे रखा है, ठीक है। बट मैंने यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से बता दिया कि मनी सप्लाई रिफर्स टू द टोटल स्टॉक ऑफ मनी अवेलेबल इन एन इकॉनमी एट ए स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम। स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम का मतलब आप अंडरलाइन कर लेना, इसका मतलब है कि इट इज़ अ स्टॉक कंसेप्ट, MCQs में पक्का आएगा, ठीक है। इंक्लूडिंग करेंसी इन सर्कुलेशन एंड डिपॉजिट्स हेल्ड इन बैंक्स। डिपॉजिट्स आपके अलग अलग टाइप्स के होते हैं, अभी मैं आगे चल के बताता हूँ। एंड देन वी हैव वाई गवर्नमेंट मेजर्स मनी सप्लाई, क्योंकि उसको मॉनिटर करना होता है इन्फ्लेशन का, प्राइस स्टेबिलिटी का, है ना। देन मॉनेटरी पॉलिसीज़ भी इम्प्लीमेंट होती हैं। एंड जो हमारे इकोनॉमिस्ट्स होते हैं वो एक एनालिसिस करते हैं, ठीक है, कि क्या ट्रेंड होने वाला है किसी भी एक सर्टन कमोडिटी का, या एक मान लो एक सर्टन टाइम पीरियड में, जैसे 5 साल का टाइम पीरियड, 10 साल का टाइम पीरियड, तो उस हिसाब से वो लोग मेजर करते हैं मनी सप्लाई को भी। एंड देन वी हैव टू मेंटेन एप्रोप्रिएट लिक्विडिटी लेवल्स इन द इकॉनमी। ये आपको भी उतने से अच्छे से नहीं समझ में आएगा, एंड समझना भी नहीं है, इट्स क्वाइट ईजी। मैं आपको मनी एंड बैंकिंग नहीं, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में अच्छे से बता दूँ। बट बेसिकली क्या होता है कि जो गवर्नमेंट होती है वो ना सिक्योरिटीज़ या तो बाय करती है या तो सेल करती है। और क्यों करती है वो? ताकि वो मेंटेन कर पाए एक एप्रोप्रिएट लिक्विडिटी लेवल्स इन द इकॉनमी, ओके। एंड की कंपोनेंट्स हैं हमारे मनी सप्लाई के, बैंक नोट्स, कॉइन्स, चेकिंग अकाउंट्स एंड टाइम डिपॉजिट्स एंड सेविंग अकाउंट्स, ठीक है। डिमांड डिपॉजिट्स एंड टाइम डिपॉजिट्स आर टोटली डिफरेंट। डिमांड डिपॉजिट्स वो डिपॉजिट्स हैं जो आपको ऑन डिमांड मिल जाएंगे। आपने मान लो आपने बैंक में कुछ पैसा जमा किया डिमांड डिपॉजिट के उस पर, है ना। तो अगर आप जाओगे बैंक में और आप बोलोगे कि मुझे इतने पैसे निकाल के दे दो, तो बैंक मना नहीं कर पाएगा, वो दे देगा। दैट आर डिमांड डिपॉजिट्स। टाइम डिपॉजिट्स या फिर फिक्स्ड डिपॉजिट्स अलग होते हैं, ये एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए फिक्स है, ठीक है। नाम से आप ध्यान रखना, जैसे कि आपने अपने पेरेंट्स को भी सुना होगा कि TD कर देते हैं, FD कर देते हैं। क्या होता है वो? कुछ नहीं होता, वो एक सर्टन टाइम पीरियड के लिए वो मनी ब्लॉक हो जाती है, एंड देन उस पर कुछ इंटरेस्ट आता रहता है, वो हमारा एक्स्ट्रा मनी बन जाती है थोड़ी सी, राइट। तो अगर आप लोग बोलोगे बैंक में जाके कि मुझे ये
अभी चाहिए, तो आपको फिर एफडी अपनी तुड़वानी पड़ेगी, ठीक है, ऐसा होता है ये। एंड देन आते हैं हम लोग मेजरिंग मनी सप्लाई पे, M1 to M4 है ये, एंड ये हमारा SCVT के पर्सपेक्टिव से क्वाइट इम्पॉर्टेंट है। ये जो मैंने करंटली स्लाइड पे लिख रखा है, बट फॉर बोर्ड्स एंड आपके प्री बोर्ड्स एंड ऑल, उसके लिए आप लोग संदीप कर की रेफ़र करना। मैं बता देता हूँ एक बार क्या है मेजर ऑफ मनी सप्लाई में। M1 है सबसे पहले, एंड M1 में क्या है, M1 में है करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स प्लस अदर डिपॉजिट्स विद RBI, ठीक है। एंड देन M2 है हमारा, M2 में आता है हमारा M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट्स जो भी हैं विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। देन आता है हमारा M3 में होता है हमारा M1 द होल ऑफ M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट्स विद बैंक्स। एंड M4 में आता है हमारा M3 प्लस टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक एक्सक्लूडिंग NSC। सो आज के लिए गाइस इतना ही, एंड मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देता हूँ अपने बोर्ड्स या फिर प्री बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से अच्छे से कर लेना। एंड अगले लेक्चर में मैं कुछ क्वेश्चन भी लाऊंगा आपके बोर्ड्स और तो और CVT के भी तैयारी के लिए, है ना। तो सबसे पहले तो आप लोग एक बार बार्टर एक्सचेंज अच्छे से करके जाना, आ जाता है, एंड लिमिटेशंस करके जाना बहुत अच्छे से, पक्का आएगा। देन प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मनी, सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी को लेना, मनी सप्लाई अच्छे से करना, एक अच्छे से डेफिनेशन कर लेना उसकी, एंड M1 to M4 सारे अच्छे से करके जाना। एंड मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए न्यूमेरिकल्स भी लाऊंगा, सो साथ में बने रहना, ठीक है। एंड मैं थोड़ा सा और इन डेप्थ जाऊँगा नेक्स्ट लेक्चर में। ये थोड़ा सा एक मैंने बस ये क्रक्स दे दिया आप लोगों को कि आप लोगों को पता चल जाए कि इस पूरे यूनिट में, इस पूरे चैप्टर में हम बात किस बारे में करने वाले हैं, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आई होप दैट यू ऑल हैव अ नाइस डे। तो आज के लिए बस इतना ही, एंड मिलेंगे हम लोग अगले लेक्चर में, बाय।